सुरक्षा परिषद की शक्तियां और कार्य देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद की शक्तियां और कार्य क्या है? कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि जो आपका क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन में सुरक्षा परिषद है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। उसमें सुरक्षा परिषद ही आएगा, क्योंकि जब आप ये पूरा सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूरे इसके अंग पढ़ लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्यों आएगा। क्योंकि सुरक्षा परिषद जो है इसके निर्णय बाध्यकारी हैं। बाकी अन्य किसी एजेंसी के निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अन्य 5 टोटल 6 एजेंसी हैं, मतलब 6 इसके अंग हैं, 6 अंगों में से केवल सुरक्षा परिषद ही इकलौता ऐसा अंग है जिसके निर्णय सभी सदस्य राष्ट्रों पर बाध्यकारी हैं। बाकी अन्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहली बात तो जो उसके अंदर जो मामले आएंगे वो या तो किसी सदस्य राष्ट्र द्वारा लाए जाएंगे, यानी न्यायालय स्वयं अपने आप से किसी मामले को नहीं उठा पाएगा। सदस्य राष्ट्रों के द्वारा लाए हुए मामले उसमें सुनवाई होती है और वो भी बाध्यकारी नहीं है। तो सुरक्षा परिषद के जो भी निर्णय होते हैं वो सब बाध्यकारी होते हैं, इसलिए सुरक्षा परिषद ही उसमें आंसर आएगा। चलो इसकी शक्ति और कार्य, हालांकि वो आप जब पूरी या जिन पूरे अंग आप देख लेंगे तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो सुरक्षा परिषद की अपन को शक्तियां और कार्य देखना है। तो सुरक्षा परिषद उस दिन अपनी जो पिछला वीडियो था उसमें अपन ने चर्चा की थी कि सुरक्षा परिषद जो है इसमें टोटल 15 सदस्यीय यही एक संस्था है और उन 15 सदस्यों में आपने देखा कि प्रत्येक 2 वर्ष के लिए, यानी हम यदि देखें तो जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चयन होता है महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद को, और तुरंत से कोई भी सदस्य जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें से तुरंत कोई द्वारा नियुक्त या निर्वाचित नहीं हो पाता है। तो इसमें जो आपके 5 सदस्य हैं जिनको वीटो पावर है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन। ये जो 5 राष्ट्र हैं जिनको वीटो पावर दिया गया है। कोई भी मामला यदि सुरक्षा परिषद में आता है और उनमें से किसी कोई एक राष्ट्र यदि इस पर वीटो कर जाता है, अर्थात पक्ष में मत नहीं देता, विपक्ष में मत दे देता है, तो वो प्रस्ताव स्वतः क्या होगा, वापिस हो जाएगा, क्योंकि वो प्रस्ताव सुरक्षा परिषद से पास होना नहीं माना जाएगा। यानी 5 के 5 जो स्थायी सदस्य हैं उन स्थायी सदस्य राष्ट्रों का मत की आवश्यकता होती है, तब जाकर के कोई निर्णय सुरक्षा परिषद ले पाती है। अब इसका देखते हैं। पहला, सुरक्षा परिषद किसी ऐसे मुद्दे पर विचार विमर्श कर सकती है जो इसकी नजर में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। यानी सुरक्षा परिषद कौन कौन से मामलों पर विचार कर सकती, जो पूरे विश्व के लिए शांति और सुरक्षा के माध्यम से जो खतरा उत्पन्न हो रहा हो, ऐसे मुद्दों पर सुरक्षा परिषद विचार कर सकती है। सुरक्षा परिषद के समक्ष मुद्दे सदस्य राष्ट्रों, महासभा, महासचिव द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद में यदि हम मामले की बात करें तो इसमें चाहे महासभा हो या अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या सदस्य राष्ट्र हो, किसी के भी द्वारा सुरक्षा परिषद में मामले को लाया जा सकता है। अगला आता है तीसरा, देखते हैं। चार्टर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बरकरार रखने का उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद का है। यानी पूरे विश्व में शांति कायम रहे, ये उत्तरदायित्व किसका है, सुरक्षा परिषद का है, कि सुरक्षा परिषद संपूर्ण विश्व में शांति कायम रखे, और यदि आवश्यकता पड़ती है, उसकी नजर में शांति होने की संभावना यदि रहती है, तो सुरक्षा परिषद जो भी निर्णय लेती है वो सभी सदस्य राष्ट्रों पर बाध्यकारी होता है। जैसे आर्थिक प्रतिबंध लगाना, कूटनीतिक प्रतिबंधों की जो कूटनीतिक संबंध होते हैं उनकी समाप्ति करना, या जब इससे बात नहीं बनती है, इससे फिर भी लगता है कि अभी भी शांति भंग होने की संभावना है, तो फिर जाकर के वो एक अंतिम निर्णय लेती है जिसमें जल सेना यानी जल थल नभ जो है
कि सेना का एक सैनिक कार्रवाई उसमें की जा सकती है, और सेना उसमें जो होती है सभी सदस्य राष्ट्रों से मिलकर के इसकी सेना का निर्माण होता है। जब भी किसी सदस्य राष्ट्र से उसको आवश्यकता होगी तो वो वहां से सब प्रकार की सैनिक सहायता ले सकता है। यानी चार्टर के अंतर्गत शांति और सुरक्षा को बरकरार रखने का उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समस्त राष्ट्रों का यह उत्तरदायित्व है कि वे सुरक्षा परिषद के निर्णयों को क्रियान्वित करने में अहम अपना वांछित योगदान दें। यानी जो भी निर्णय सुरक्षा परिषद कर रही है तो सभी राष्ट्रों से अपील है कि वो अपना वांछित योगदान दें इसमें, इन निर्णयों को। फिर है सुरक्षा परिषद शांति को बरकरार रखने के लिए निम्न कार्यवाही करने में सक्षम है। अब देखिए कौन कौन सी कार्यवाही सुरक्षा परिषद के माध्यम से यथेष्ट है। आर्थिक संबंधों पर प्रतिबंध। आर्थिक संबंधों पर दो प्रकार का प्रतिबंध हो सकता है, एक तो आंशिक भी हो सकता है, पूर्ण प्रतिबंध भी हो सकता है। आंशिक यानी कुछ आर्थिक चीजों को रोक दिया जाए लेकिन कुछ को ना रोका जाए, कुछ अंश में। पूर्ण या आंशिक रोक। संचार संबंधों पर प्रतिबंध। संचार के जो साधन हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तथा कूटनीतिक संबंधों की समाप्ति। जब इन उपायों से इच्छित परिणाम ना निकले, जब ये उपाय करने के बाद कि भाई कूटनीतिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिए, संचार पर प्रतिबंध लगा दिए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन इसके बाद भी यदि कोई देश इनका पालन नहीं करता है या फिर भी लगता है कि नहीं अभी जो है और जरूरत है, तथा कूटनीतिक संबंधों की समाप्ति। जब इन उपायों को इच्छित परिणाम ना निकले तो सुरक्षा परिषद जल, थल और वायु शक्ति का प्रयोग यथानुसार कर सकती है। यानी फिर सुरक्षा परिषद क्या है कि तीनों प्रकार की सेनाओं का उपयोग जो है कर सकती है। सुरक्षा परिषद के निर्णय बाध्यकारी हैं सभी सदस्य राष्ट्रों पर। ये एक ऐसा कार्य है इसका कि जो अन्य जो इसकी एजेंसियां हैं, बाध्यकारी कार्य केवल सुरक्षा परिषद का ही है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो उसके भी बाध्यकारी निर्णय नहीं है, लेकिन सुरक्षा परिषद यदि निर्णय लेती है तो वो बाध्यकारी है। अब इसके बाद जो है आपके सुरक्षा परिषद के बाद आपका अगला आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चलो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को देख लेते हैं। इसके यदि नहीं, इसमें तो शक्ति कार्य इतना ही, फिर तो वो बहुत बढ़ जाएगा। अब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद देखते हैं। आपका ये अपन ने सुरक्षा परिषद देख लिया, महासभा देख ली, ये आ गया आपका तीसरा अंग यानी तीसरा अभिकरण। पहले इसकी कार्य रचना देखते हैं, किस प्रकार से इसका संगठन होता है। तो चार्टर के अनुच्छेद 61 के अनुसार सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया गया है। सदस्यों की संख्या यानी इससे आर्थिक सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होंगे, तो इसमें सदस्य होते हैं 54 यानी 54 सदस्य इसमें होते हैं, निर्धारित किया गया है। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यहां से क्वेश्चन बनना निर्धारित होते हैं, या तो ये पूछ लेते कि कितने सदस्य होते हैं या आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। एक सदस्य निर्वाचित यदि हो गया तो 3 वर्ष तक रहेगा। और दूसरी चीज क्या है कि यदि उसी सदस्य को पुनः निर्वाचन में लेना है, क्योंकि महासभा इनका निर्वाचन करती है, यदि निर्वाचन में पुनः लेना है तो उसके लिए फिर भौगोलिक यानी जो प्रतिनिधित्व, प्रत्येक महाद्वीप का प्रतिनिधित्व देखा जाता है कि सभी जगह से प्रतिनिधित्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है। निर्धारित किया सब एवं सभी सदस्यों को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, यानी जहां से भी आमंत्रण दिया जाए जिस भी महाद्वीप से, क्योंकि इसके सदस्य राष्ट्र कितने हैं, 193 यानी 193 इसके सदस्य राष्ट्र हैं। तो इनमें से एक प्रतिनिधि जिसे बुलाया जाता है वहां से, क्योंकि प्रतिनिधित्व के आधार पर सभी महाद्वीपों से, जैसे एशिया से भी जाएगा, अफ्रीका से भी जाएगा, और उत्तरी अमेरिका से भी, दक्षिण अमेरिका से भी, पूर्व से भी, ऐसे सभी महाद्वीपों से
प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो जिस राष्ट्र से बुलाया जाता है तो एक प्रतिनिधि राष्ट्र भेज सकता है एवं सभी सदस्यों को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है एवं प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मत देने का अधिकार है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र जो भी उसमें जाएगा, जैसे इसके 54 सदस्य हैं तो 54 सदस्यों को मत देने का अधिकार है। वो जब भी इसमें साधारण बहुमत जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं और इसकी जो बैठक चलती है वो 1 महीना चलती है। एक न्यूयॉर्क में बैठक होती है, एक जिनेवा में बैठक होती है। तो जो भी निर्णय लिए जाएंगे बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। जो राष्ट्र परिषद के सदस्य नहीं है, यानी जो इसमें सदस्य नहीं है, उनको भी क्या होता है, आमंत्रित किया जाता है कि भाई आप लोग भी यहाँ इसमें शिरकत करें और कार्यवाही में तो भाग लेते हैं, लेकिन मतदान करने का अधिकार केवल उन्हीं राष्ट्रों को होता है जो सदस्य राष्ट्र हैं। बाहर से जो बुलाए हुए राष्ट्र हैं उनको इसमें मत देने का अधिकार नहीं होता है। मत देने का अधिकार, जो राष्ट्र परिषद के सदस्य नहीं उन्हें परिषद की कार्यवाही में मत देने के लिए आमंत्रण नहीं, भाग लेने के लिए तो आमंत्रित किया जाता है, लेकिन यह सदस्य मत नहीं दे सकते। अर्थात जो सदस्य नहीं है वो मत देने के अधिकारी नहीं है, भाग तो ले सकते हैं कार्यवाही में। परिषद अपने में से एक अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए अपने ही सदस्यों में से, जो 54 सदस्य हैं इनमें से एक अध्यक्ष का चयन करेगी, निर्धारित करती है। वर्ष में सामान्यतः 2 बार बैठकें होती हैं, यानी 2 बार इसमें जो है बैठकें होती हैं, जिसमें एक बैठक न्यूयॉर्क में, एक जिनेवा में होती है एवं सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं एवं अपने कृत्यों के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि जो भी वो कार्य करेगी किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी, महासभा के प्रति। ये क्वेश्चन कई बार बना है कि आर्थिक सामाजिक परिषद अपने निर्णय के प्रति अपनी निर्णय में किसके प्रति जवाबदेही रहती है, तो वो है किसके प्रति, महासभा के प्रति। अब इसके शक्तियां और कार्य देखते हैं आगे। उसमें आर्थिक सामाजिक परिषद के कार्य, आर्थिक सामाजिक परिषद के कार्य जो है, पहले यदि हम देखें, लिंग जाति भाषा धर्म का विभेद किए बिना, जो है लिंग जाति भाषा धर्म का विभेद किए बिना सबके लिए मानव अधिकारों मौलिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करना। यानी जितने भी नागरिक हैं किसी के साथ न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न नस्ल के आधार पर, बगैर किसी के विभेद किए हुए और सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राष्ट्र का हो, सबके लिए बराबरी से अधिकार दिलाने का प्रयास करना। दूसरा है विश्व की नागरिकों के रहन सहन स्तर को ऊंचा उठाना एवं रोजगार दिलाना एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करना। यानी विश्व के समस्त नागरिकों के रहन सहन को ऊंचा उठाना है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, जहां से जितने ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित हो सकें उसकी व्यवस्था करना और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो सकें और सभी लोग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करना। तीसरा यदि हम देखते हैं तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक स्वास्थ्य विभिन्न समस्याओं का समाधान, यानी आर्थिक सामाजिक स्वास्थ्य इन सभी समस्याओं का समाधान करना एवं इनकी देखरेख करना। यदि स्वास्थ्य संबंधी कहीं समस्या, कहीं विशेष प्रकार की कोई डिसीज आ रही, कुछ आ रही, तो उसकी देखरेख भी करना है और उसकी व्यवस्था भी करना, उसका समाधान भी करना है। फिर अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आयोगों की नियुक्ति। जब अपने कार्य को ये संचालित रूप से चलाएगी, सुचारू रूप से चलाएगी, तो क्या होगा, वो अपने इन कार्यों को संचालित करने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए कुछ आयोगों की नियुक्ति वो कर सकती है। यह अधिकार है उसको कि वो आयोगों की नियुक्ति करे, समितियों की नियुक्ति करे, उसके माध्यम से अपने कार्यों का निर्वहन करवाए। अगला है महासभा के सदस्य राष्ट्रों तथा विभिन्न समितियों
के सुझाव अथवा सिफारिशें भेजना। अब महासभा के सदस्य राष्ट्रों तथा विभिन्न समितियों को सुझाव अथवा सिफारिशें भेजना, यानी महासभा के जो सदस्य राष्ट्र हैं, सदस्य राष्ट्र तो भाई जितने भी महासभा के सदस्य राष्ट्र हैं, तो 193 देश यदि हैं तो 193 ही देश उसके सदस्य राष्ट्र हो गए। उनमें से जितने भी सदस्य राष्ट्र होंगे उन सदस्यों तक जो सिफारिशें हैं वो भेजना और समस्याओं। अगला है सामाजिक एवं आर्थिक समझौतों को महासभा की स्वीकृति के लिए भेजना। यदि किन्हीं दो देशों के बीच का कोई समझौता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का समझौता हो, तो उसमें क्या किया जाएगा कि समझौतों की महासभा की स्वीकृति, यानी यदि कोई समझौता है तो सबसे पहले यहां आएगा आर्थिक सामाजिक परिषद में, फिर उसके बाद वो कहां, आर्थिक सामाजिक परिषद महासभा की स्वीकृति के लिए प्रेषित करेगी। स्वीकृति के लिए भेजना और स्वीकृत हो जाने के पश्चात, स्वीकृत हो जाने के पश्चात जो उससे निर्णय आया है, अर्थात जो निर्णय आया है, जो मसौदा तैयार हुआ है, उस निर्णय को उन सदस्य राष्ट्रों तक भिजवाना। ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य है कि उन सदस्य राष्ट्रों तक वो पहुंच सके और उसका क्रियान्वयन किया जा सके, यानी वो सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। अब इसके बाद जो है आपकी आर्थिक सामाजिक परिषद तो हो गई। अब इसके बाद आती है आपकी न्याय परिषद। न्याय परिषद, अब इस न्याय परिषद को अपन देखते हैं।
अब देखिए न्याय परिषद के कार्य देख लेते हैं अपन। न्याय परिषद के कार्य देखें यदि तो इसमें न्याय परिषद के कार्य चार्टर के अनुच्छेद 87 यानी 87 में इसके कार्य जो है वो वर्णित है। तो इसका पहला कार्य है न्यायधारिता के समझौतों में उल्लिखित, यानी जो उसके समझौते हुए, जो दो देशों के बीच जो समझौते हुए उनमें जो चीजें उल्लिखित की गई हैं, जो शर्तें उसमें रखी गई हैं, का अनुपालन का कार्य, यानी उनका कार्य करवाना, उनको पालन करवाना। फिर है न्याय क्षेत्रों का प्रशासन करने वाली इकाइयों, यानी न्याय क्षेत्रों में जितने प्रकार की इकाइयां जो कार्य कर रही हैं, जो भी एजेंसियां कार्य कर रही हैं, उन एजेंसियों के इकाइयों द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन, उनके जो प्रतिवेदन है, जो वो इकाइयां न्याय को प्रतिवेदन भेज रही हैं, उन पर विचार करना। जितने भी प्रतिवेदन आएंगे उन प्रतिवेदनों पर विचार करना। अगला है न्याय क्षेत्रों के निवासियों द्वारा दिए गए आवेदनों पर, यानी जो भी यदि कोई राष्ट्र आवेदन करता है तो करने वाली इकाइयों के संदर्भ में विचार करना। यदि कोई आवेदन न्याय परिषद के पास आता है तो उन आवेदनों पर विचार करना परिषद का कार्य है। न्याय क्षेत्रों की यात्रा करना, फिर यात्रा भी करती और उनकी प्रशासनिक इकाइयां जो उनको परामर्श भी देती है और ये निर्धारित करती कि आप इस परामर्श के अनुसार जो भी उनको कार्य दिए जाते हैं वो कार्यों की समीक्षा भी करती है। अब इसके बाद आपका रह गया है न्याय परिषद के बाद अब आएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये दो आपके और रह गए हैं, तो इनको अपन देखते हैं या थोड़ा सा इसको यदि अपन देखें, ठीक है देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, इस पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बाकी अपन सुरक्षा परिषद, महासभा और न्याय परिषद। अब इसके बाद एक अंग और आपका बचता है जिसको अपन सुरक्षा परिषद होगी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो, सचिवालय, यानी टोटल 6 अंग आपके हो जाएंगे। तो ये 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है, क्योंकि पहले इसकी संरचना देख लेते, इसके बाद फिर इसके कार्य देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है, न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग नीदरलैंड देश का नाम, हेग शहर का नाम है जहां यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है। कब स्थापना की गई थी? 3 अप्रैल 1946। इसको जरूर याद रखिएगा, ये 3 अप्रैल 1946, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना दिवस है, यानी स्थापना हुई थी इसमें 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अनुच्छेद चार्टर 92 से लेकर के, यानी 92 से यदि हम चलें तो कहां तक पहुंचेंगे? 96 तक। ये इन अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संबंधी जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। अब इसकी संरचना की, इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं और कहां कहां से आते हैं, किस प्रकार से इनका चयन होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका निर्वाचन सुरक्षा परिषद एवं महासभा के द्वारा किया जाता है। न्यायाधीशों का निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर नहीं, यानी जो क्षेत्रीय आधार पर हम महासभा, सुरक्षा परिषद या अन्य जो संगठन है उनकी नियुक्ति कर रहे थे, उनका निर्वाचन कर रहे थे, तो अब ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस प्रकार की बाध्यता नहीं है, यानी क्षेत्र की बाध्यता नहीं है, केवल उसके पास योग्यता होनी चाहिए, द्वारा किया जाता है। न्यायाधीशों का निर्वाचन क्षेत्रीय आधार पर नहीं, उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। किसी एक की यानी यदि एक बार जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया, जैसे अभी मतलब वर्तमान समय है तो 9 वर्ष का कार्यकाल है, यदि कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो पुनः वो न्यायाधीश उसी में नियुक्त हो सकता है, किया जाता है। किसी एक की समाप्ति पर पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, यानी एक बार यदि कार्यकाल समाप्त हो गया तो उन्हें पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। एवं न्यायाधीश अपने कार्य, यहाँ न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है।
यानी कार्यकाल की बात यदि हम बात करें तो 9 वर्ष होता है। कार्य इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है। ये इसकी संरचना है। अब इसके बाद इसकी अपन क्षेत्र अधिकार की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ ये क्षेत्र अधिकार। अब आते हैं अपन न्यायालय के क्षेत्र अधिकार पर। क्षेत्र अधिकार का मतलब है कि न्यायालय कहाँ कहाँ तक निर्णय कर सकता है, जिसमें प्रमुखतः 3 क्षेत्र अधिकार जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 3 क्षेत्र अधिकारों में बांटा जा सकता है। पहला ऐच्छिक है, अनिवार्य और सलाहकारी। ऐच्छिक, अनिवार्य, सलाहकारी 3 क्षेत्र अधिकार न्यायालय के होते हैं। ऐच्छिक क्षेत्र अधिकार, इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों पर विचार किया जाता है जो संबंधित राष्ट्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। यानी ऐच्छिक में यदि कोई राष्ट्र, 2 राष्ट्रों के बीच का विवाद है और राष्ट्र स्वयं उस मुद्दे को लाता है, तब ही वो न्यायालय में एक्सेप्ट यानी स्वीकार किया जाएगा। समक्ष प्रस्तुत किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष विवाद केवल राष्ट्रों द्वारा ही लाए जाते हैं, व्यक्तियों द्वारा नहीं। एक चीज ये नोट लगा लेना, क्योंकि विवाद केवल राष्ट्रों के माध्यम से लाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस विवाद को ले जाएं या इस मामले को ले जाएं, तो नहीं ले जा सकती, क्योंकि वहां मामला केवल राष्ट्र के नाम से ही लाया जाएगा, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं लाया जा सकता है। अनिवार्य क्षेत्र अधिकार, राज्य स्वयं घोषणा करके, यदि कोई राज्य है, राष्ट्र जो है वो स्वयं घोषणा करके इन क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्र अधिकार को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे 2 देशों के बीच की कोई संधि है, कोई समझौता है, यदि उनकी व्याख्या करवाना है, और राष्ट्र जो है वो स्वयं स्वीकार कर लेता कि आप जो निर्णय देंगे वो हमें मान्य होगा और आपकी व्याख्या हमें उचित रहेगी, तो राज्य स्वयं घोषणा करके इन क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्र अधिकार को स्वीकार कर लेती है। ये है जैसे संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय विधि का कोई प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के निर्धारण में क्षतिपूर्ति स्वरूप का निर्धारण है। यदि कोई 2 राष्ट्रों के बीच कोई विवाद है और उसके बीच यदि क्षतिपूर्ति वाली बात आती, तो वो भी निर्धारित किया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से। इसका तीसरा और आखिरी क्षेत्र सलाह जो कार्य होता है, सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को महासभा, सुरक्षा परिषद एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य एजेंसियों को वैधानिक प्रश्नों पर सलाह देने का अधिकार प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो सलाहकारी क्षेत्र अधिकार है, तो जितनी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां हैं, इन 6 अंगों को, मतलब 5 अंग, एक तो समझे हो गया, 5 अंगों के अलावा 18 जो इसके अभिकरण संचालित हैं, उन अभिकरणों में भी ये सलाहकारी सबके लिए सलाह दे सकता है। नोट ये लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन कमेंट आया था कि सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसमें दोनों ही विकल्प दिए थे, जिसमें कुछ बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे विशिष्ट एजेंसी मान लिया था। लेकिन वो उस समय अभी सुरक्षा परिषद के कार्यों में जब हम बता रहे थे, तब भी हमने चर्चा की थी कि ये क्या है, ये लगा है नोट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी नहीं है। लेकिन वहां सुरक्षा परिषद जब हम पढ़ रहे थे, तो सुरक्षा परिषद के जो भी निर्णय उसके थे, वो सभी सदस्य राष्ट्रों पर बाध्यकारी थे। तो अंतर इतना हो जाता है कि यदि वो कोई निर्णय लेती है तो बाध्यकारी है, अनिवार्यता है कि वो आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन न्यायालय जो निर्णय देता है वो बाध्यकारी नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई राष्ट्र उनका पालन करे, उससे अलग भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में उसमें सुरक्षा परिषद ही सही विकल्प है। अब आपका अंतिम अभिकरण जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय। सचिवालय वो अंग है जिसमें सचिव
अधिकारी कर्मचारी गण रहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था चलाने के लिए कुछ अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। तो यह एक स्थायी संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की, और इसमें इसका मुखिया महासचिव होता है। और इसको देखते हैं, सचिवालय यूएनए के 6वां अंतिम अभिकरण है, यानी ये 6वां अभिकरण है। सचिवालय में महासचिव और अन्य अधिकारी कर्मचारी सक्रिय होते हैं। यह यूएनओ की स्थायी संस्था है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यदि बन सकता है तो यहां से बन सकता है कि यूएनओ की कौन सा अंग है जो स्थायी है, तो वो है सचिवालय। इसका प्रधान महासचिव होता है। सचिवालय का प्रधान महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है, यानी इसकी जो महासचिव होगा, इसका मुखिया जो होगा, उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी? सुरक्षा परिषद जो है, जो 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद है, उसकी सलाह पर, यानी वो सिफारिशें करेगी और महासभा महासचिव की नियुक्ति करेगी। हालांकि ये चार्टर में निर्धारित नहीं है कि इनका कार्यकाल कितना होगा, चार्टर मौन है, लेकिन महासभा ने जो निर्धारित किया था 5 वर्ष, तो अभी जो 5 वर्ष ही चल रहा है। पहले 3 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन ये अंदेशा लगाया गया कि 3 वर्ष में जब तक महासचिव अनुभव प्राप्त करेंगे, जब तक वो रिटायर हो जाएंगे, इसलिए महासचिव की जो कार्यकाल है उसके लिए 3 वर्ष से 5 वर्ष महासभा ने कर दिया है। सचिव का प्रधान महासचिव होता है, सचिवालय का प्रधान महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। जो चार्टर महासचिव के कार्यकाल के विषय में मौन है। चार्टर में जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का जो चार्टर है, जिसमें 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं, वो चार्टर महासचिव के कार्यकाल के विषय में मौन है, उसमें कोई विवरण नहीं दिया गया है, मौन है। जनवरी 1946 में महासभा ने यह तय किया कि महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाए, यानी उसने तय किया कि 5 वर्ष के लिए की जानी चाहिए। और यूएनओ के पहले महासचिव नॉर्वे के त्रिगवेली जी थे, और 5 वर्ष के लिए की गई थी जिनकी नियुक्ति। और वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो है कि वर्तमान महासचिव हैं। इसके बाद इसके कार्य देखते हैं। देखिए, अब आपका आखिरी जो अभिकरण है सचिवालय, उसके कार्य देख लेते हैं। महासचिव और सचिवालय के कार्य दोनों ही एक हैं, क्योंकि सचिवालय का प्रधान महासचिव होता है, तो उसके जो कार्य है वो सेम कार्य माने जाएंगे सचिवालय के और महासचिव के। तो सबसे पहले इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ का शहर है? यूएसए का। तो यूएसए में न्यूयॉर्क में ये जो सचिवालय है, जिसमें संपूर्ण अधिकारी कर्मचारी वहां रहते हैं, और उनका क्या क्या कार्य होता है। देखिए, कार्य तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन आपको परीक्षा की दृष्टि से इतना ही पर्याप्त है। और यदि और लिखने हो तो और लिख लेंगे। तो कार्य, महासचिव संपूर्ण सचिवालय को निर्देशित करता है। महासचिव जो सचिवालय का प्रधान होता है, जिसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा जिसकी नियुक्ति करती है, वो व्यक्ति यहाँ मुखिया के रूप में बैठता है। यानी सचिवालय का मुख्य कौन होता है? महासचिव। महासचिव संपूर्ण सचिवालय को निर्देशित, यानी संपूर्ण सचिवालय को कैसे चलाना है, क्या करना है, संपूर्ण निर्देश महासचिव के माध्यम से दिए जाएंगे, क्योंकि वो मुखिया है वहां का। और उसके प्रशासकीय प्रधान के रूप में कार्य करता है। प्रशासकीय प्रधान मतलब वही कि मुखिया है वो। दूसरा देखते हैं, महासचिव यूएन के विभिन्न अभिकरण। विभिन्न अभिकरण मतलब इसकी जो विभिन्न अंग है, एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के बीच क्या करेगा? बीच संपर्क बनाए रखता है। जो इसकी विभिन्न एजेंसियां हैं उनके बीच सतत संपर्क में रहता है कि भाई कोई भी कार्य यदि है तो तत्काल से उसका प्रारूप तैयार किया जा सके। फिर अगला, महासचिव और उसके कार्यालय द्वारा ही विभिन्न संधियों और समझौतों को पंजीकृत किया जाता है। जो सचिवालय है, सचिवालय में ही जितनी भी संधि समझौते होंगे वो सब उसी में पंजीकृत किए जाते हैं। और किसके द्वारा? महासचिव के द्वारा। महासचिव के द्वारा पंजीकृत करने के बाद ही वो पंजीकृत हो पाएंगे। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में यदि कोई
संधि या समझौते आपको पंजीकृत करवाना है। तो जब तक उस पर सचिवालय आगे नहीं बढ़ाएगा, सचिवालय ही उसका प्रधान है, वो उसको पंजीकरण करेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। फिर यूएनओ के विभिन्न अंग, प्रपत्रों, प्रस्तावों तथा प्रतिवेदनों का प्रारूप तैयार करना। जितने प्रकार के वहां प्रारूप तैयार होंगे, प्रतिवेदन तैयार होंगे, किसी राष्ट्र के साथ समझौते के जो प्रतिवेदन यदि तैयार होने हैं, कुछ भी होगा, तो वो सब महासचिव और सचिवालय के माध्यम से किए जाएंगे। महासचिव और उसके कार्यालय द्वारा यूएनओ का बजट, हाँ ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक किसी भी अभिकरण में है ना बजट तैयार करने की जो आपके 5 अंग अपन पढ़ चुके हैं, उन 5 अंगों में किसी में भी बजट तैयार की व्यवस्था नहीं है। सचिवालय एक ऐसा अंग है जिसमें कि संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार किया जाता है, क्योंकि जो सचिवालय जो रहेगा या अधिकारी कर्मचारी जो रहेंगे, उनको बजट की या वित्त की आवश्यकता होती है। तो वित्त कहाँ से व्यवस्था की जाएगी, यानी कहाँ से बजट तैयार किया जाएगा, वो आएगा अपना सचिवालय के जो महासचिव हैं या सचिवालय से बजट की व्यवस्था, बजट तैयार करने का कार्य किसका होता है, सचिवालय का, संपूर्ण उसमें बजट तैयार करता है। ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये कंप्लीट हुआ। इसके अभिकरण जो है, यदि अपन चाहें तो और लिख सकते, लेकिन इसके अंग मुख्य 6 हैं। और इसके बाद इसकी जो अन्य और एजेंसियां, अन्य अभिकरण जो इससे अटैच होकर के चलते हैं, उनकी संख्या 18 है। तो यदि चाहो तो उनकी भी लिख लेंगे।